हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने इस चैनल के ऊपर जो एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, उस सीरीज़ का सेट नंबर 3 है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीडी में आया हुआ प्रीवियस ईयर का कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और जानेंगे उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम के ऊपर है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखो ट्रेडिशनल मेथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब जो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो किसी एक टर्म को आप फाइंड आउट कर लो। हम लोग यहाँ से 40 को हमने फाइंड आउट कर लिया। 40 मतलब होता है 4 इंटू 10। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 4 से काटेगा। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से काटे तो वो उस नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर किसी का भी मतलब ऑप्शन बी को छोड़कर किसी का भी लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कटता है, सिर्फ ऑप्शन बी को करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 400 चिकोस किसी ने खरीदा था, वो 1260 पर 100 के दौर से, मतलब 100 चिकोस का दाम 1260 था। इस दौर से उन्होंने 400 चिकोस खरीदा था और उनका जो प्रॉफिट आया बेचने से वो आया है 860 रुपीज़ का। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना है पर डजन चिकोस का, मतलब 12 चिकोस का सेलिंग प्राइस कितना है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो पहले हम डेटा को यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो उनका जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब 100, उन्होंने जो जिस दर पे खरीदा था 100 मतलब 100 चिकोस खरीदा था 1260 में, मतलब 100 चिकोस का जो सीपी क्रय मूल्य होगा वो होगा 1260। और उन्होंने बेचा था, जो उन्होंने टोटल खरीदा था 400 चिकोस खरीदा था। तो उनको जो प्रॉफिट आया था 400 चिकोस बेचने से उनका प्रॉफिट आया था 860 रुपीज़ का। उनका जो प्रॉफिट आया है, कितना बेच के प्रॉफिट आया है, 400 चिकोस बेच के प्रॉफिट आया है। कितना प्रॉफिट आया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, 860 का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ से 100 चिकोस का प्रॉफिट कितना होगा, 4 से डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाता है आपका 215 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है। तो 100 चिकोस का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। 100 चिकोस का कॉस्ट प्राइस तो था 1260 और 100 चिकोस का बेच के लाभ कमाता है 215। तो ये से उनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ देंगे 1260 और जो 215 को जोड़ के हम 100 चिकोस का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो यहाँ से जोड़ने से कितना आता है, 1475 आया है 100 चिकोस का सेलिंग प्राइस है। यहाँ से अगर हम 25 से डिवाइड करें, मतलब 4 चिकोस का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड करने से यहाँ पर हो जाएगा 525 इंटू 25 5 हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 9 559। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डजन को हमको निकलना पड़ेगा। एक डजन 12 से होता है, तो 12 चिकोस का जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 3 से मल्टीप्लाई करने से 177। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद मीन प्रोपोर्शन के ऊपर ये सवाल है, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन बराबर होता है रूट ओवर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, देखो रूट ओवर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 62 और जो लास्ट टर्म में है था, मतलब थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 272। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 68 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 17 और जो 2772 है उसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 16। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 17 हम बाहर ले लेंगे रूट हटाने से, और 4 इंटू 16 मिल के आ जाता है 64, जो कि है 8 का स्क्वायर, मतलब बाहर आ जाएगा 8। तो 8 इंटू 17 मिल के कितना देता है, 136। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक सर्कुलर ट्रैक है जो कि 800 मीटर का लंबाई है। उनमें राम और मोहन है जिनका स्पीड 25 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड है। दोनों ने रनिंग स्टार्ट करता है सेम जगह से और सेम टाइम पर। तो बोला है कितने समय बाद पहली बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेगा अगर दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करते हैं, दोनों का जो टाइम कितना लगेगा, मतलब वो सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए दोनों का इंडिविजुअल टाइम कितना लगेगा वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद वो टाइम का दो टाइम का एलसीएम ले लेंगे। 2 होगा 3 होगा, जितना मेंबर होगा वो उतने टाइम का एलसीएम हम लेंगे। जो एलसीएम आएगा वो होगा करेक्ट आंसर। तो पहले देखो, पहले आया है राम। तो राम का टाइम कितना लगेगा, देखो 800 मीटर सर्कुलर ट्रैक को कवर करने के लिए डिस्टेंस बटा स्पीड, 800 बटा स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से काटपीट करने से जो आता है 32 सेकंड लगता है राम का टाइम। अब जो सेकंड पर्सन है
मोहन, उनका जो टाइम लगेगा 800 मीटर सर्कुलर ट्रैक है, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से हटने से दौड़ने से उनको टाइम लगेगा 20 सेकंड। तो ये यहाँ पर दोनों का टाइम आया है। तो यहाँ पर 32 और 20 जो आया है इसका LCM होगा करेक्ट आंसर। तो इसका LCM ले लेते हैं, मतलब जो आंसर होगा वो होगा LCM ऑफ ये 32 एंड जो है 20 LCM। तो इस दोनों का LCM होगा 160। 160 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो सबसे छोटा नंबर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको अगर 64 एंड 80 से डिवाइड करे तो हर बार शेषफल 9 बचता है, 9 आता है। ठीक है, तो इस सवाल को ऑप्शन के बेसिस पर करेंगे। तो देखो 80 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आखिर का डिजिट कितना आएगा। मान लो n एक नंबर है, तो 80 इंटू n, किसी भी नंबर को अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करें, जो यूनिट डिजिट आता है, मतलब आखिरी का जो डिजिट आता है यूनिट प्लेस पर, वो क्या होता है, वो 0 होता है, क्योंकि 80 का आखिर में 0 है तो 0 होगा। तो देखो अब जो आंसर है उससे अगर हम 0 माइनस करें तो रिमाइंडर जो देता है हर बार 9। तो किससे हम 0 माइनस करने से 9 दे, मतलब 9 से अगर 0 माइनस करें तो ही 9 देगा, मतलब जो आंसर होगा उसका आखिरी का डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ज़रूर 9 होगा। तो देखो जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से जो ऑप्शन बी है सिर्फ उसका ही यूनिट डिजिट आखिरी का डिजिट 9 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि है 183 रुपीज़, और रेट परसेंट भी दिया हुआ है 5% का। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना होगा। तो पहले जान लो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है CI और SI का। देख लो यहाँ पर इस चिरकुट से आप समझ लो। यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस का दिया हुआ है। 2 साल का डिफरेंस को D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। D2 बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू R% का होल स्क्वायर। और जो CI और SI 3 साल का जो है, 3 साल का जो डिफरेंस होता है D3 बराबर होता है प्रिंसिपल का R% का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस R%। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और CI SI का पूरा वीडियो इस चैनल के ऊपर हमने डाल दिया इसके पहले, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से जान सकते हो क्या है इसका फॉर्मूला, बिहाइंड द सीन चलता क्या है। तो देखो क्वेश्चन का जो डेटा है वो थोड़ा सा हम यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो CI माइनस SI ऑफ 3R कितना दिया हुआ था 183 रुपीज़, और जो रेट परसेंट था 5% है। यहाँ से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो प्रिंसिपल कितना होगा, मतलब P। तो देखो 3 साल का जो CI SI का फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया, याद है ना। तो देख लो P ऑफ R% का होल स्क्वायर, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस R% बराबर होगा D3, और D3 मतलब होता है जो 3 साल का डिफरेंस 183 होगा D3। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना होगा, देखो P यहाँ से हो जाएगा P इंटू R% मतलब होगा आपका 1/20। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1/20, और D3 मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 183 जो डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो P इंटू यहाँ से हो जाएगा आपका 1/400, और इसको 3 इंटू 20 प्लस 1 मतलब 61/20 बराबर 183। यहाँ से 61 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3, और 3 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 24। P बराबर हो जाएगा, P बराबर जो होगा आपका 24,000। सो 24,000 इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको पूरा दिखा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर है। इस क्वेश्चन में बोला है जो 13 नंबर है, 13 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 57। उनमें से जो पहले का 3 नंबर है उसका एवरेज है 48, उसके बाद में जो 7 नंबर है उसका एवरेज है 58। और यहाँ पर बोला है जो 11वीं नंबर पर जो नंबर है वो 12वीं नंबर से 2 गुना है, और जो 12वीं नंबर है वो 13th प्लेस पे जो नंबर है उससे 3 कम है। तो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 11th एंड 13th नंबर है उन दोनों का एवरेज कितना होगा, वो हमको यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो 13 नंबर जो था वो 13 नंबर का एवरेज यहाँ पर 57 है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो 3 नंबर था, 3 नंबर का एवरेज भी यहाँ पर दिया हुआ था, एवरेज यहाँ पर दिया हुआ था 48। और जो 7 नंबर था, 7 नंबर, उसका एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है आपका
58, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो 11th नंबर था और 12th नंबर और 13th नंबर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हम बाद में निकलेंगे। तो पहले तो देख लो जो ओरिजिनल नंबर से जो 3 नंबर जो लाया था 48, वो कितना कम ले आया है ओरिजिनल एवरेज से। तो देखो 9 कम ले आया है, तो तीनों ने मिलके कितना कम ले आया है, 3 × 9 मतलब -27 ये कम ले आया है ओरिजिनल एवरेज से। अब जो देखो ये 7 नंबर ही है आखिरी का, वो एक ज़्यादा ले आया है ओरिजिनल एवरेज से, क्योंकि इसका एवरेज 58 है, तो दोनों ने मिलके कितना, 7 ने मिलके +7 एवरेज ज़्यादा ले आया। तो यहाँ पर नेट जो चेंज आया है वो -20 का आया है, मतलब -20 मार्क्स नंबर अभी भी कम है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये तीनों ने मिलके वो -20 का गैप पूरा कर देगा। तो यहाँ से हमने 12वां नंबर का x मान लिया, तो 11th नंबर 2 गुना है मतलब 2x, और 13th नंबर से 12वें नंबर 3 कम था, इसका मतलब 13 नंबर 3 ज़्यादा होगा 12 प्लस से, मतलब x + 3 होगा। तो तीनों का सम देखो, तीनों का सम कितना होगा, इस तीनों नंबर का सम होगा जो ओरिजिनल एवरेज से, उससे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ओरिजिनल एवरेज × 3 मतलब 57 × 3, ये तो होगा ही होगा। और जी ये 20 कम था ऊपर में, वो 20 यहाँ पर ये तीनों ने मिलके ले आएगा, मतलब +20 होगा। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4x + 3 बराबर, यहाँ पर होगा 3 × 57, 3 × 57 मतलब होता है 3 7 21 1 और 2 171। और देखो यहाँ से 3 यहाँ पर घट जाएगा, 20 से घट के यहाँ पर हो जाएगा 17, तो यहाँ से x बराबर आएगा देखो 188/4, मतलब होता है यहाँ पर आपका 47। तो 47 जो आया है वो आया है x का वैल्यू। तो यहाँ से हमको 11th और 13th नंबर भी मिल जाएगा, और उनका एवरेज निकलना तो आसान हो ही जाएगा। तो देखो 11th नंबर कितना होगा, 11th नंबर 2 × 47, 2x था तो 2 × 47 होगा, और जो 13th नंबर है, 13th नंबर जो हो जाएगा यहाँ से 13th नंबर हो जाएगा। अब जो 13th नंबर है वो होगा आपका 47 + 3, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसके सम को डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन ना करके डिवाइड भी हो सकते हैं। तो देखो 2 से पहले हम जो 47 के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है, मतलब 11th नंबर का 2, वो हम काट देंगे। तो देखो ये 2 काट दिया, और यहाँ से 2 से हम काटे, क्योंकि 47 + 3 मिलके हो जाएगा 50, और 50 को 2 से काटने से 25 हो जाएगा। तो 25 + 47 मिलके 72 आएगा, जो कि इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है किसी आज क्लास में जो 59 स्टूडेंट्स था, उनका एवरेज एज 22 ईयर से है। तो अगर उनके साथ जो अगर उनका टीचर का भी एज जोड़ दिया जाए तो जो नया एवरेज होता है तो होता है 23 ईयर्स। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो टीचर का एज कितना है, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने इसके पहले भी किया था, तो सेम क्वेश्चन आज भी देख लो। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, सबसे अच्छा सोल्यूशन देखो। 59 जो स्टूडेंट्स था, उनका एवरेज एज क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 ईयर्स। अब उनके साथ उनका टीचर भी आ गया है, बोला हम क्यों बद रहे। तो देखो 59 स्टूडेंट्स प्लस टी मतलब टीचर, तो टोटल 60 जो मेंबर था, उनका एवरेज एज आया है 23 ईयर। तो देखो टीचर का एज क्या होगा, देखो ये जो टीचर आया है, टीचर के वजह से होगा, टीचर के वजह से ही 23 ईयर्स आए। तो जो टीचर है वो 23 ईयर्स तो ले आएगा ही आएगा, मतलब उनका एज तो 23 होगा। उसके साथ क्या होगा, देखो यहाँ पर जो एक ज़्यादा ले आया उन्होंने, एक क्यों ले आया, क्योंकि उनका एज जो था उनसे 23 माइनस करके बाकी जो था वो 59 स्टूडेंट को उन्होंने एक एक करके दे दिया है। तो कितना ले आया, कितना दिया है उन्होंने, 59 स्टूडेंट्स को एक एक करके देने से हो जाएगा 59 × 1 मतलब 59 उन्होंने स्टूडेंट्स को दे दिया। तो टोटल उनका एज कितना हो जाता है, 23 + 59 मिलके 82। सो 82 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट सुनो, यहाँ पर जो आप लोग मतलब ज़्यादातर लोग जो अप्रोच यहाँ पर फॉलो करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, वो बहुत कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। वो समझने में तो थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होता है, जो आपको आपके एग्ज़ाम में इतना आपको सूटेबल नहीं होता है। तो वो भी एक बार जान लो। तो जो मान लो पहले तो स्टूडेंट्स प्लस टीचर मिलके आया है 60 मेंबर का टोटल एवरेज एज 23, मतलब टोटल मतलब उनका उम्र था 60 × 23 माइनस होगा 59 स्टूडेंट का टोटल एज, मतलब 59 × 22 इसे माइनस कर देना, इससे भी
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो दो ट्रेन है, दो ट्रेन का लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है। एक का लंबाई, पहले का लंबाई 150 मीटर है, दूसरे का लंबाई है 350 मीटर, और दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है। पहले का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। दोनों ने सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो बोला है जो फास्टर ट्रेन है वो अगर पीछे से ओवरटेक करे तो जो स्लोअर ट्रेन को, धीर ट्रेन को, तो कितने टाइम में उसको ओवरटेक करेगा फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को। तो इस सवाल को करने के लिए पहले तो समझना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो जान लो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग शायद जानते हो, किसी के आप में से कोई होगा जो नहीं जानता है, वो लोग आज यहाँ से जान लेना। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का होता है। तो पहले हम निकल लेते हैं सेम डायरेक्शन का जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा। सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड, तो आर बराबर यहाँ से सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड आर बराबर कितना होगा, देख लो। आर बराबर होगा S1 प्लस S2। मान लो दोनों स्पीड दिया हुआ है, एक का स्पीड S1 माइनस S2, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में। एक का स्पीड S1, दूसरे का स्पीड है S2। पॉजिटिव डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा। अब देखो, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, देखो रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ से S1 प्लस S2, मतलब दोनों स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगा। तो देखो दोनों का लंबाई को हम जोड़ देते हैं 150 या 300, क्योंकि टाइम बराबर आता है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, ट्रेन में यही होता है। और नीचे स्पीड का साम हमने कर लिया उसको, हाँ 1 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए हमको यहाँ से मीटर पर सेकंड करना पड़ा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा, लेकिन आंसर हमको मिनट में चाहिए, तो इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऊपर में तो आ जाएगा 500, और नीचे वाला जो 18 है ऊपर उठ के हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, और नीचे इसके साथ ऐड होके ये पर हो जाएगा 120 से 60 घट के हो जाएगा 60 / 5 × 60। तो इसको काट पीट करना पड़ेगा। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया, और 6 से 18 कटने से 3 हो जाएगा, 3 से 6 कटने से 2 हो जाएगा। तो आया है 5/5 × 2, मतलब 5 क्या है 5/10 आया है यहाँ पर। देखो 5/10, 5/10 मतलब होता है 0.5 minute. So 0.5 minute is the correct answer of this question. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक अर्धगोलाकार हेमिस्फीयर, तो उसका डायमीटर मतलब BS दिया हुआ है 7 cm का, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से उसका वॉल्यूम मतलब आयतन निकलना पड़ेगा, और जो आंसर होगा वो बोला है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल, तो 2 दशमलव तक राउंडेड फिगर में हमको आंसर लेना पड़ेगा। तो देखो जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर अर्धगोलाकार का जो आयतन का फॉर्मूला होता है V बराबर होता है 2/3 πr³, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला के बेसिस पर हम ये सवाल करेंगे। और जो गोलाक होता है वो 4 होता जाता है 4/3। तो देखो यहाँ पर r का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू निकलना पड़ेगा। r क्या होता है डायमीटर बटा 2, मतलब 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2/3 × 27, पाई का वैल्यू 22/7 × r³ मतलब 7 × 7 × 7/2 × 2 × 2। अब काट पीट करना पड़ेगा, 7 से 7 कट गया। अब 2 से 2 हम काट देंगे, और इस 2 से 22 को काटने से 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर में कितने क्या रहता है, बचता है 11 × 7 × 7 बटा नीचे क्या आता है, नीचे आता है 3 × आपका 2, 3 × 2 मतलब 6 होता है। तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है ही। तो इसको कैलकुलेशन करने से जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 89.83 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।